Hi guys, how are you all? Welcome to my channel Tuition Pivot. Yeah, I'm back with the second lecture of class 10 Chemical Equations and Reaction, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण. Well guys, I think you are happy and healthy at your home. आपने मेरा फर्स्ट वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज उसे देखिए. अगर आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. आफ्टर ऑल ये आपके लिए और आपके और बाकी फ्रेंड्स के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है. ओके गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशंस होती क्या है, ये बनती क्यों है और इनके हमने दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को डिस्कस किया था. नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था इवोल्यूशन ऑफ गैस, जिसके अंदर गैसों के उत्सर्जन के बारे में हमने पढ़ा था. और नंबर 2 इसकी जो हमने इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमने पढ़ा था, रासायनिक अभिक्रियाओं का जो दूसरा गुण हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट यानी कि अवशेप निर्माण. आज हम इसके थर्ड कैरेक्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे चेंज इन कलर. चेंज इन कलर यानी कि रंग परिवर्तन. ऐसी बहुत सी रिएक्शंस होती हैं गाइस जिनके अंदर कलर चेंज होता है. कलर चेंज जिससे हमें पता चलता है कि हमारी पर्टिकुलर जो रिएक्शन हो रही है उसके अंदर कुछ केमिकल्स जो है वो एक्सचेंज हुए, मतलब कुछ केमिकल्स, कुछ एटम्स का रीअरेंजमेंट हुआ है. सॉरी, केमिकल्स एक्सचेंज नहीं हुए, कुछ आपके एटम्स का ऐसा रीअरेंजमेंट हुआ है कि उनके कलर में चेंजेस आ गए. कि फॉर एग्जाम्पल आपको पता है सिट्रिक एसिड क्या होता है. सिट्रिक एसिड जो आमतौर पे हमारे जितने भी सॉर फ्रूट्स होते हैं जैसे कि लेमन हो गया, आंवला हो गया, इसको हम गूसबेरी कहते हैं, उनके अंदर पाया जाता है. और पोटेशियम परमैंगनेट से तो आपने सुना होगा पोटेशियम परमैंगनेट एक टाइप का आपका क्या होता है, पर्पल कलर का लिक्विड होता है जिसको हम KMnO4 ये उसका सिंबल है, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट. अगर हम इस पोटेशियम परमैंगनेट और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो कलर है वो होता है पर्पल कलर. ठीक है, पर्पल कलर इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है. ठीक है, बैंगनी जैसा, बैंगनी रंग. ओके, अब जो पर्पल कलर है इसका अगर मैं इसके अंदर सिट्रिक एसिड डाल दूं, सिट्रिक एसिड जो मैंने आपको बताया है, सिट्रिक जिसे अम्ल भी कहते हैं, ये आपका पाया जाता है खट्टी चीजों में, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक कलर है पर्पल कलर वो डिसअपियर हो जाता है. मतलब कुछ ऐसा यहाँ पर बनता है, इसका प्रोडक्ट, इसका उत्पाद कुछ ऐसा बनता है कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर कलर है पर्पल कलर डिसअपियर हो जाता है, वो गायब हो जाता है. ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शन हमने देखा कि रिएक्शन में कलर चेंज हो गया. तो इस टाइप में ये भी आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन का एक गुण है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. ओके बेटा, अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में लेक्चर में लेड नाइट्रेट के बारे में बताया था, PbNO3, जिसकी रिएक्शन हमने कराई थी पोटेशियम आयोडाइड के साथ. आपको याद हो तो उसके अंदर हमने लेड आयोडाइड बनाया था PbI2, और जिसका कलर जो था येलो था. वो प्रेसिपिटेट रिएक्शन में भी यूज हो सकती है. वो रिएक्शन आप यहाँ भी कन्फर कर सकते हो, वो रिएक्शन आप यहाँ भी यूज कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर भी आपका पोटेशियम आयोडाइड येलो पीपीटी देता है. तो दैट्स आल्सो अ कलर चेंजिंग रिएक्शन. वो भी आपका एक रंग परिवर्तन अभिक्रिया को ही शो करता है. ओके गाइस, इसके बाद हमारा फोर्थ कैरेक्टर जो हमें पढ़ना है, यस गाइस, फोर्थ टाइप हमारा है, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो केमिकल रिएक्शन का है वो है चेंज इन टेम्परेचर यानी कि तापमान परिवर्तन. तापमान परिवर्तन यानी कि आप कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं तो उसमें टेस्ट ट्यूब में आप क्या नोटिस करेंगे, टेस्ट ट्यूब में या तो टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी, आपको लगेगा हीट रिलीज हो रही है उसके अंदर से और वो टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी, या फिर टेस्ट ट्यूब आपकी ठंडी हो जाएगी. तो इसके अकॉर्डिंग दो और मेजर क्लासिफिकेशन बनती है केमिकल इक्वेशंस की, जिनके अंदर दो टाइप की रिएक्शंस और इसके अंदर आ जाती है, एक एक्सोथर्मिक और दूसरी एंडोथर्मिक रिएक्शन. एक रिएक्शन होती है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मैं रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में RXN लिख रही हूँ, और दूसरी होती है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और एंडोथर्मिक को बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया. Means exothermic reactions are those reactions in which a large amount of heat is liberated. Means कि ये वो अभिक्रियाएं होती हैं जिनके अंतर्गत जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो भारी मात्रा में हीट यानी कि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और उसको हम ऊष्माक्षेपी रिएक्शन कहते हैं. एंड एंडोथर्मिक
reaction is the reaction in which amount of heat is absorbed from the environment। यहाँ पर आपकी amount of heat absorb होगी, यानी कि वे वीक है जिनके अंदर हीट निकलने की बजाय उल्टा अवशोषित हो रही है, absorb हो रही है। ठीक है, तो ये दो टाइप के क्लासिफिकेशन आपके आ जाते हैं चेंज इन टेम्परेचर के अंडर। अब सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। बहुत ही आपका कॉमन एग्जांपल है इसके अंदर। जैसे कि हमने सफेदी वाला चूना देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा सफेदी वाला चूना, जिसको हम CaO कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। इसे हम लाइम और क्विक लाइम कहते हैं, लाइम और क्विक लाइम कहते हैं, और हिंदी में ये होता है बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड। अगर इसके अंदर हम पानी डालते हैं, वाटर डालते हैं, तो यहाँ पे आपका बनता है CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये जो है इसमें आपकी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होती है, हीट लिबरेट होती है। ठीक है, हीट लिबरेट होगी। ये जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा इसको हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं। स्लेक्ड लाइम यानी कि आपका बुझा चूना। और आप नोटिस करेंगे कि इतनी हीट इसमें रिलीज होती है कि आसपास जो है एनवायरमेंट गर्म हो जाता है। अगर आप लैब में इसे किसी टेस्ट ट्यूब में डाल के करेंगे तो आपकी टेस्ट ट्यूब जो है आप उसको पकड़ नहीं सकते, आपको जो उसे होल्डर की हेल्प से पकड़ना पड़ेगा, तो टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि उष्माक्षेपी रिएक्शन, जिसके अंदर टेम्परेचर चेंज हो रहा है। आपका जो रिएक्शन अंडरगो कर रहा है यहाँ पे लाइम का या क्विक लाइम का बिना बुझा चूना का वाटर के साथ। ठीक है, ये एक टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लिबरेशन रिएक्शन है। इसके बाद हम एग्जांपल ले लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन का। एंडोथर्मिक रिएक्शन जो आपकी होती है बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड अगर इसकी रिएक्शन हम करा दें अमोनियम फ्लोराइड के साथ, NH4Cl अमोनियम फ्लोराइड। गाइस मैंने आपको बताया था कि क्लास 9 में आपने इनके सिंबल्स, आपको एलिमेंट्स के सिंबल्स और स्ट्रक्चर्स, उनके फॉर्मुलेस के बारे में पता होगा, तो आपको इन फॉर्मुलेस को बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इन केस अगर आपको प्रॉब्लम है तो डोंट वरी, आप कमेंट सेक्शन में ये चीज डाल सकते हैं, मैं बिल्कुल आपके लिए उसके एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगी। अगर इसकी रिएक्शन हम कराते हैं तो यहाँ पर बनता है BaCl2 बेरियम क्लोराइड, NH3 अमोनिया गैस एंड प्लस आपका निकलता है वाटर। गाइस मैं आपको फिर समझा रही हूँ कि जितनी भी रिएक्शंस मैंने लिखी है ये सारी की सारी अनबैलेंस्ड रिएक्शन, क्योंकि अभी बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन के ऊपर मुझे एक लेक्चर बनाना है और उसमें मैं आपको बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन भी सिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं कोई इक्वेशन बैलेंस नहीं कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो आपका बेरियम क्लोराइड बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका व्हाइट PPT बनेगा, और ये जो है आपका बेरियम क्लोराइड जो है ये कोल्ड ठंडा होगा, यानी कि ये आपका जो है एग्जांपल है एक तरीके से एंडोथर्मिक रिएक्शन का। सॉरी गाइस, इसका व्हाइट PPT नहीं बनेगा, ये रिएक्शन जो है आपकी सेम होगी। और यहाँ पे जो ये BaCl का फॉर्मेशन होगा ये आपका क्या होगा, ये आपका कोल्ड, यानी कि यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाएगी, और ये आपका एग्जांपल है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो गाइस नेक्स्ट जो हमारा टाइप आ रहा है इसके अंदर फिफ्थ जो आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है केमिकल रिएक्शन का, वो है चेंज इन फिजिकल स्टेट, यानी कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन। चेंज इन फिजिकल स्टेट यानी कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना या गैस के फॉर्म में चेंज होना, वैसे तो ये फिजिकल चेंज में आता है, लेकिन काफी सारे हमारे ऐसे रिएक्शंस भी हैं जिनके अंदर आपका फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों ही हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि कैंडल के अंदर हम कैंडल को जलाते हैं तो कैंडल की जो वैक्स बर्न होती है, ठीक है, तो वो एक तरह का फिजिकल चेंज है, लेकिन उसकी विक जो बर्न होती है वो आपका केमिकल चेंज में आता है। तो कैंडल है, कैंडल की जो वैक्स है, ठीक है, तो कैंडल की वैक्स जो है वो सॉलिड स्टेट में है और वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है। मैं बात कर रही हूँ वैक्स की, मोम की। सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ जाता है, यानी कि ठोस अवस्था से तरल अवस्था में आ जाता है, ठीक है। और इसके साथ जब ये कंबशन होता है, इसका दहन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है, क्योंकि गैस की फॉर्म में। तो हमने ये देखा कि जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो कैंडल को बर्न करने पर
मोमबत्ती को जलाने पर जो उसका मोम है, उसका वैक्स जो है वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चला जाता है, प्लस इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आपकी कंबशन के दौरान निकलती है, तो वो CO2 गैस जो आपकी गैसेस फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर फिजिकल स्टेट में भी कुछ रिएक्शन में चेंजेस आते हैं। गाइस, अब मैं आपको आगे बताऊंगी हाउ टू रिप्रेजेंट द केमिकल इक्वेशन। इक्वेशंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है, किस तरीके से उन्हें हम और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, और उसको ताकि हमें उस सिंपल इक्वेशन को देख के पता चल जाए कि उस इक्वेशन में हो क्या रहा है। यस गाइस, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं को किस प्रकार हमें दर्शाना चाहिए। देखिए बेटा, आपका जब स्कूल में आपका ID कार्ड मिलता है तो आपका उसके अंदर आपका नेम होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, आपके गार्जियंस का नेम होता है, आपका एड्रेस होता है, आपका फोन नंबर होता है। मीन्स आपका एक सिंपल आइडेंटिटी कार्ड आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता है, राइट। उसी तरीके से अगर हम किस केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो हमें उसे इन्फॉर्मेटिव बनाना बहुत जरूरी है, ताकि उस केमिकल इक्वेशन को देखते ही हमें ये पता चल जाए कि उस केमिकल इक्वेशन में हो क्या रहा है, और उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन होती है लंबी चौड़ी, वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन हम क्यों करते हैं, टू मेक इट मोर इन्फॉर्मेटिव, ताकि इस रिएक्शन से हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। उस रासायनिक अभिक्रिया को देखते ही हमें पता चल जाए कि उससे हमें बहुत ज्यादा क्या मिल रही है, उससे हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जानकारी मिल रही है कि वो किस स्टेट में है। गाइस, हम ये 3 तरीकों से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डू इट बाय रिप्रेजेंटिंग इट्स फिजिकल स्टेट। हम उनकी भौतिक अवस्थाओं को दिखा सकते हैं कि जैसे हम जो भी रिएक्टेंट ले रहे हैं, मैं रिएक्टेंट्स के बारे में आपको एक बार बता देती हूँ गाइस। देखिए, अगर कोई रिएक्शन आपकी हो रही है A और B के बीच में, तो दीज A एंड B ये क्या है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले एटम्स, एलिमेंट्स, ठीक है, कंपाउंड्स, ठीक है, यौगिक आप कह सकते हो, तत्व कह सकते हो, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको पहले हम प्लस के साइन से जोड़ते हैं, अगर एक है तो अकेला छोड़ देते हैं, अगर 2 हैं तो उनको प्लस के साइन से ज्वाइन करते हैं, एंड वी कॉल देम रिएक्टेंट, यानी कि इसे हम हिंदी में कहते हैं अभिकारक। ओके, और इससे जो प्रोडक्ट बन गया, या इससे जो प्रोडक्ट बना C+D बना, ठीक है, 2 प्रोडक्ट हमारे बन गए तो हमने इसको अगेन प्लस साइन से जोड़ दिया, और इससे जो हमारा बना है इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद। अब ये जो हमने लिया है कि A हमने किस स्टेट में लिया है, सॉलिड स्टेट में लिया है कि लिक्विड स्टेट में लिया है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक स्मॉल ब्रैकेट लगा के शो कर देते हैं। अगर हमने स्मॉल सॉलिड फॉर्म में लिया तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सॉलिड यानी कि द्रव्य अवस्था को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड यानी कि तरल अवस्था को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एल की फॉर्म में, एक्वस यानी कि आप किसी भी चीज का सॉल्यूशन बना लेते हैं पानी में डाल के, तो उसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, यानी कि विलियन कहते हैं, उसको हम AQ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और कोई आपका ऐसा कोई आपका तत्व है या आपका ऐसा कोई एलिमेंट है, ठीक है, जो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, गैसों के रूप में, तो उसको हम G की फॉर्म में, स्मॉल g की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनके फिजिकल स्टेट्स को अगर हम शो कर दें तो इससे इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है कि हमारे जो रिएक्टेंट है और जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो आपके किस स्टेट में प्रेजेंट थे। सेकेंड थिंग हम क्या कर सकते हैं गाइस, कि हम इसमें एक सुटेबल कंडीशंस बता सकते हैं। सुटेबल कंडीशंस बता सकते हैं, जैसे कि कोई भी रिएक्शन हो रही है पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होती है, ठीक है, कुछ रिएक्शन जो होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर हो जाती है, हमारे कक्ष ताप पर होती है, कुछ रिएक्शन जो होती है बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है, तो उनकी हमने एक पर्टिकुलर रिएक्शन दे दी, पर्टिकुलर हमने एक रिएक्शन नहीं, कंडीशन बता दी हमने, उसका एक जो है मतलब बता दें कि ये इस कंडीशन के ऊपर जो है रिएक्शन होगी, अदरवाइज ये फीजिबल नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम उस एरो के ऊपर शो कर सकते हैं। मैं भी आपको एग्जांपल्स भी दूंगी इसके, ठीक है। पर्टिकुलर टेम्परेचर हम शो कर सकते हैं, प्रेशर यानी कि दबाव शो कर सकते हैं, या फिर कैटलिस्ट जिसको हम उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट हमारी रिएक्शंस को क्या कर देते हैं, वो कुछ नहीं करते, रिएक्शंस में कोई पार्टिसिपेशन नहीं देते, कोई भाग नहीं लेते हैं, बस वो रिएक्शंस को क्या कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं, ताकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो हमें जल्दी मिल जाए। तो ये सब चीजें अगर हमारी रिएक्शन में हो रही है तो उन्हें हम यहाँ पर एरो के ऊपर शो कर सकते हैं, ठीक है बेटा। और हीट चेंज हम दिखा सकते हैं, किसी भी रिएक्शन के अंदर जो थर्ड चीज है, ठीक है, उसमें क्या आएगा हमारा, हम उसके अंदर हीट चेंज दिखा सकते हैं। जैसे कोई भी हीट चेंज हो रहा है, अगर किसी चीज को हम हीट करें, जैसे हीट के साइन के लिए हम क्या शो करते हैं, ऊष्मा के लिए हम क्या शो करते हैं, डेल्टा साइन डाल देते हैं, ऐसे ट्राइंगल, इसको डेल्टा कहते हैं, हिंदी में भी इसे डेल्टा ही कहते हैं। तो हीट दिखाने के लिए हम क्या शो करते हैं, डेल्टा साइन शो करते हैं एरो के ऊपर, ठीक है गाइस। अब हम इन सब चीजों को एग्जांपल्स के साथ समझते हैं।
यस गाइस, रिप्रेजेंटेशन को अच्छे से समझने के लिए हमने 3 कंडीशंस को पढ़ लिया है। अब मैं आपके सामने बहुत ही फेमस एक रिएक्शन रखना चाहती हूँ जो आप अपनी जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। बहुत फेमस रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो रिएक्शन होती है, ठीक है, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं हिंदी में। सभी बच्चों को पता है कि यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, वो आपके C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं, और प्लस यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आपके बन जाते हैं। ओके गाइस, अब यहाँ पे जो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, अभी से हमें इंफॉर्मेटिव बनाना है कि रिएक्शन जो हो रही है, विदाउट इसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़े, इसकी डीप नॉलेज को पढ़े, हम इस इक्वेशन को देख के समझते हैं कि ये इक्वेशन किन पर्टिकुलर कंडीशंस में हुई है। तो सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमें गैस की फॉर्म में मिली, क्योंकि प्लांट जो है स्टोमेटा की हेल्प से, रंध्रों की सहायता से क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद H2O वाटर, ये लिक्विड फॉर्म में होता है कि प्लांट जो है वाटर कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। रूट्स उनकी वाटर को एब्जॉर्ब करती है। क्यों एब्जॉर्ब करती है ये भी आपको पता होगा, डिफ्यूजन यानी कि विसरण की वजह से। उसके बाद ये रिएक्शन कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में होती है। इस रिएक्शन के लिए सनलाइट बहुत जरूरी है, सूर्य का प्रकाश। तो उसे हम इस पर्टिकुलर कंडीशन को यहाँ एरो के ऊपर लिखेंगे सनलाइट। सनलाइट यानी कि हिंदी में इस लिखेंगे सूर्य का प्रकाश। और दूसरा इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, ये सनलाइट को ट्रैप करता है, ठीक है, सनलाइट को ट्रैप करता है और फिर इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो हमने एरो के ऊपर दोनों को मेंशन किया कि एक तो रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हुई है और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, सॉरी गाइस, दिस इज क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट तो आपका सेल ऑर्गेनेल है, कोशिकांग है। ये हम जब बायो पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे, 9th क्लास में से आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। क्लोरोफिल जो है आपका एक पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लवक कहते हैं। और ये सनलाइट को यानी कि सूर्य के प्रकाश को ट्रैप करने में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पर जो C6H12O6 हमें मिला बेटा, ये हमें मिलता है एक्वस फॉर्म में, ओके, ये विलयन की अवस्था में होता है, और गैस ऑक्सीजन आपकी गैस फॉर्म में। तो आप देखिए ये अब कितनी इंफॉर्मेटिव आपकी इक्वेशन बन गई कि इक्वेशन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस स्टेट में है, वाटर लिक्विड स्टेट में है, और ये रिएक्शन की प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हो रही है। और जो ग्लूकोज बना है वो आपका एक्वस सॉल्यूशन बना है, और कार्बन ऑक्सीजन गैस इसके दौरान आपकी रिलीज हुई है। तो इस टाइप से जो है आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं कि हमें, और ये देखिए बैलेंस्ड भी है, तो एक बैलेंस इक्वेशन ही प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं गाइस। आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ आया हो, आपको कोई भी हेल्प हुई हो इससे, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। और जी गाइस, अपनी जो आपके थॉट्स हैं, ठीक है, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन पे डालिए। मैं आपकी क्वेरीज को बिल्कुल सीरियस लूंगी, और हो सका तो उसके बेसिस पर आपके लिए मैं लेक्चर्स भी बनाऊंगी। ओके गाइस, बाय।